गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजित हियर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और जैसा कि फ्लूइड मैकेनिक्स अपना चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल बातों को डिस्कस भी किया, बहुत हद तक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को भी देखें। आज भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को साथ लेकर के आए हैं जो बहुत ही अच्छे बुक में आपको मिलेगा, फ्रिक्वेंटली सॉल्व कर सके आपके कॉन्सेप्ट को, बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को देखने के बाद आप वीडियोस को थोड़ा सा रोके, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि आप रोके अटेम्प्ट ले प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से। अटेम्प्ट लेने के बाद अगर आपका पार्शियल सॉल्व हो रहा है उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अगर आप अटेम्प्ट लेके बैठे हो तो देख ले प्रॉब्लम क्या कहता है। तो प्रॉब्लम कह रहा है कि एक वुडन प्लैंक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन is hinge at one end, ठीक है, hinge at one end to the bottom of the tank as shown. The tank is filled with water up to a height of 0.5 meter. The specific gravity of planks is 0.5. The angle theta made by the plank in equilibrium position is. तो सुन लिया जाए क्या सिचुएशन है। ऐसा है सिचुएशन कि आप ऑलरेडी देख रहे हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया है वो 0.5 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से बिलो होने का मतलब है कि यह जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। क्योंकि आप जानते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। और आपको हम बताए थे कि आर्किमिडीज के रिलेशनशिप से कि किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी से कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस अगर उसमें इमर्ज किया जाए तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है, वो डूबेगा नहीं, फ्लोट करते चल जाएगा। यहाँ पर सिचुएशन के अनुसार ये वुडन प्लैंक जो है फ्लोट करना चाहिए था, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपने हिंज कर रखा है, ठीक है ना, बॉटम पे हिंज कर रखा है, तो वो पूर्णतः फ्लोट नहीं कर रहा है, वो किसी जाकर के किसी वर्टिकल एक एंगल पोजीशन पर जाकर के रुक जाएगा और हमें वही एंगल फाइंड करना है कि क्या एंगल होगा। अब एंगल पोजीशन में जाकर के रुका है, इसका मतलब है कि यह ट्रांसलेशनल नहीं है, रोटेशनल है। और यहाँ पर हमें रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। रोटेशनल मैकेनिक्स का मतलब है कि हम यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे फोर्स को फाइंड करने के बजाय टॉर्क को फाइंड करने, ठीक है। और टॉर्क के हिसाब से देखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे सोचेंगे उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए, टॉर्क के लिए हमें जो ज़रूरत होती है, हमें किसी भी तरह में टॉर्क के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, फोर्स क्रॉस, एक है कि क्या फोर्स लग रहा है और एक है कि जो पॉइंट है वहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो हम ये दोनों चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ऑलरेडी डायग्राम्स दिया हुआ है। अब फोर्स के बारे में हम यहाँ सोच ले कि यहाँ पर कौन से फोर्स लगने वाले हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें। हमारे पास जो फोर्स लगने वाला है वह है कि इस प्लैंक का जो वेट जो नीचे की तरफ, ठीक है। एक जो दूसरा फोर्स हमें लगने वाला है वो है कि यह जो इमर्ज पार्ट है, इमर्ज पार्ट मतलब कि समझिए कि प्लैंक पूरी तरह से इमर्ज नहीं है, यह जो इमर्ज पार्ट है, इमर्ज पार्ट के द्वारा जो बायोन्सी डेवलप होगा। बायोन्सी का फॉर्मूला क्या होता है या कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर, और वो कहाँ लगेगा, अपवर्ड थ्रस्ट होगा, तो वो कहीं पर लगा। हमें दो फोर्स मिलेंगे, एक बायोन्सी मिलेगी जो अपवर्ड होगा और एक मिलेगा वेट ऑफ प्लैंक जो डाउनवर्ड होगा। अब इन दोनों की पोजीशन फाइंड अगर कर दे, सब कुछ कर दे, तो हमारा काम हो सकता है। हम सिचुएशन को खुद से ड्राफ्ट करते हैं ताकि प्रॉब्लम को समझना आसान हो सके, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कुछ डिटेल्स को लिख लें। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, जो डिटेल हमारे काम क्या है तो हम निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब 0.5 दिया हुआ है, रो ऑफ वुड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर, 0.5 is equal to density of wood divided by 1000 density of that is water, or density of wooden piece will be 500 kg per meter cube, ठीक है। 500 kg per meter cube यह हमारा जो है डेंसिटी ऑफ वुडन प्लैंक, ठीक है। यहाँ पर डिटेल इसलिए ले लिए क्योंकि इमर्ज्ड लिक्विड है, वॉल्यूम्स के हिसाब से बात कर लें। अब रहा बात कि कुछ रिलेशनशिप को देख लेते हैं। तो ये हमारा जो दिया हुआ डेटा है कि 0.5 m तक हमारी वाटर फील्ड है
उसके बाद हमारे जो लेंथ है प्लैंक्स का 1 मीटर का है, तो हम जस्ट अपने कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना दे। यहाँ रिलेशनशिप दिख रहा है कि अगर हम इस हाइट को L मान ले तो हमारे लिए लेंथ ऑफ प्लैंक्स जो है वो 2L हो सकता है। जस्ट कंसिडर कर ले 0.5 को अगर L मानते हैं लेंथ, तो 2L विल बी द 1 मीटर एंड 1 मीटर विल बी द टोटल लेंथ ऑफ प्लैंक। ठीक है, ताकि डायग्राम्स के हिसाब से हम लोग सोच सके, समझ सके। अब इन सॉल्यूशंस को देखते हैं कि क्या हो सकता है। जस्ट कंसीडर कर ले, हमारे पास इस सिचुएशन में यह प्लैंक है, और अगर प्लैंक के में बोल दिया जाए कि हमारे पास यहां पर लिक्विड कुछ इस हाइट में था। सपोज हम कहें कि यह पॉइंट, हिंज पॉइंट जो O है, उससे अपना OA पार्ट वाटर के अंदर, जैसे ये पार्ट को कंसीडर करते हैं वाटर के अंदर, तो यही कॉलम ऑफ वाटर जो होगा वो हमारा डिस्प्लेस्ड वाटर है, और डिस्प्लेस्ड वाटर है तो वो अपने सेंटर ऑफ मास से बायोंसी लगाएगा। मतलब कि हमारा जो है, हम कहेंगे कि पोजीशन ऑफ बायोंसी फोर्स विल भी कहाँ होगा दोस्त, तो बोल सकते हैं OA/2 लेंथ पर। OA/2 यह हमारा थीटा माना हुआ है जो फाइंड करना है। यह हमने कहा कि यह हमारा लेंथ L है, और हम करें कि यहाँ पर कहीं पर बायोंसी फोर्स एक्ट करेगा OA/2 पर। अब देख लीजिए OA/2 क्या है, तो एक ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के लिए, तो अगर हम बोले कि यह लेंथ जो है, यह साइड है, यह एज ए हाइपोटेन्यूज है, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा will be, base will be L divided by the hypotenuse OA, and OA will be OA L by cos थीटा। जहां से हमारा बायोंसी लगने वाला है वह पोजीशन है OA/2, मतलब कि L by cos थीटा by 2। चलिए, यह है पोजीशन ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में जहां से हमारा बायोंसी लगने वाला। ठीक है, अब हम वेट निकाल लेते हैं, उसके बाद तो थोड़ा सा काम हो जाएगा। अब हम कर दे कि ये जो प्लैंक है, प्लैंक हमारा जो 2L लेंथ का था, सपोज टोटल लेंथ OC है, तो यहाँ पर इसका जो वेट लगेगा इसके सेंटर से लगेगा, क्योंकि आप जानते हो भाई कि इसके सेंटर, अभी हमने वाटर कॉलम का सेंटर देखा था, अभी हम देख रहे हैं प्लैंक का सेंटर। तो प्लैंक का सेंटर मतलब कि OC/2 से समवेयर यहाँ पर अगर D पॉइंट है तो OC/2 से यहाँ पर वेट लगने वाला। तो हम कह दें पोजीशन फ्रॉम वेयर वेट ऑफ वुडन प्लैंक एक्स जो होगा वो होगा 2L टोटल लेंथ है, तो उसके हाफ को कहते हैं L लेंथ। अब सिचुएशन को हम थोड़ा सा फिर से स्केच कर रहे हैं ताकि हम लोग को समझाने में और आपको समझने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, इस सिचुएशन को देख ले कि हमारा जो सिचुएशन है, यहां एंगल थीटा, यह हमारा L लेंथ। अभी टॉप मोस्ट लेयर को थोड़ा सा इग्नोर कर ही दे, कि इग्नोर करते हुए कि ये क्या है फिलहाल के लिए, क्योंकि डायग्राम्स में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट कंसीडर कर ले हमारा बायोंसी जो लग रहा है अपवर्ड, वो लग रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कहाँ पर लग रहा है? L/2 cos थीटा पर, L/2 cos थीटा। ठीक है, बायोंसी टुवर्ड्स अप। ठीक है, और हमारा जो वेट है वो वेट मुझे नहीं मालूम है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वेट लग रहा है पोजीशन L लेंथ पर टुवर्ड्स डाउन। ठीक है,
तो दोनों की पोजीशन मालूम चल गया। अब हमें चाहिए होता है, चूंकि रोटेशनल मैकेनिज्म का डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये लेंथ चाहिए होता है, तो लेंथ को भी डिस्कस कर लेंगे कुछ ही पल में। बस हम देख लेते हैं कि क्या अपने यहाँ हो सकता है। तो हमें अब क्या है कि कैलकुलेट करना है कि बायोंसी फोर्स कितना है और वेट ऑफ प्लैंक कितना है, ठीक है ना। तो वेट ऑफ प्लैंक, वेट ऑफ प्लैंक जो होगा वो होगा रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम नहीं मालूम है, केवल एक बात लिखा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो लेट कंसीडर क्रॉस सेक्शन एरिया इज एस, ठीक है, कंसीडर कर लिए। तो हमें इस हिसाब से मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लैंक जो है वो कहोगे कि सर ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने एस माना हुआ है और ए लेंथ है 2Ls, ये वॉल्यूम आया, ठीक है। तो डेंसिटी देख लेते हैं, 500 इंटू 2Ls इंटू ग्रेविटी का वैल्यू 10, मतलब 5000 इंटू 2 10,000 Ls, ये हमारा रहा वेट ऑफ प्लैंक, ठीक है। ठीक है, करके सॉल्व करेंगे, कुछ ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से सॉल्व कर रहे हैं। हमें वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड देखना है, तो उसे देख लेते हैं। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए थोड़ा सा सोच लो, हमारा प्लैंक है तो इसका मतलब कि उस वाटर कॉलम का भी क्रॉस सेक्शन एरिया वही होगा जो प्लैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर उसके अंदर मर्ज है तो जितना ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वही क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वाटर कॉलम का भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। बट चूंकि प्लैंक पूरी तरह से इमर्ज है कि नहीं है, इस स्टेटमेंट को नहीं लिखा है, तो हम कंसीडर करें कि जितना पार्ट उसमें इमर्ज है वही पार्ट वाटर को डिस्प्लेस करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर जो होगा वो होगा एरिया जो कि सेम होगा प्लैंक के इनटू लेंथ। तो लेंथ थोड़ा सा देख लो दोस्त, हमने कहा कि कुछ पल पहले हमने देखा था कि लेंथ हमारा कितना वाटर में इमर्ज है, तो लेंथ हमारा आ रहा था कि हमारा वाटर में लेंथ OA ही इमर्ज है, यही लेंथ है जो इमर्ज है, जिसकी वैल्यू जब आ रही थी L/cos थीटा। ये लेंथ ही है जो हमारा वाटर में इमर्ज है, क्योंकि बाकी का पार्ट अभी बाकी है। तो अगर ये लेंथ इमर्ज है तो हम इस लेंथ को कंसीडर करें जो कि OA है L/cos थीटा। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ इमर्ज लिक्विड, लेंथ ऑफ इमर्ज्ड प्लैंक, तो अपना होगा एरिया S इंटू L/cos थीटा, SL/cos थीटा। हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कैलकुलेट हो चुका है, अब मालूम है तो देख लेते हैं। रो ऑफ वाटर 1000, डेंसिटी G एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस हो गया क्या, SL/cos थीटा। यहां पर सपोज यह हो गया, यह है हमारा बायोंसी फोर्स जो एक्ट करने वाला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वेट ऑफ प्लैंक हमारा आ रहा है 3000, वेट ऑफ प्लैंक जो है वो आ रहा है 10,000 LH, ठीक है। और अगर हम कहें बायोंसी फोर्स वो आ रहा है, इसे भी करेक्ट वे में लिख देते हैं, बायोंसी फोर्स से आ रहा है 10,000 LH/cos थीटा। हमारे पास यही दो फोर्स हैं। दोनों की पोजीशन पर बात करें तो जस्ट देख लेते हैं कि पोजीशन क्या होगी दोस्त।
तो पोजीशन के लिए हमें डायग्राम में देखें, आप इंटरेस्टेड हैं वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड करने में कि वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कि यह जो बायोन्सी फोर्स लग रहा है इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना वर्टिकल डिस्टेंस पर है। तो यह वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यह सर ओ ABCD नाम ले दे तो देख सकते हैं। सपोज ये पॉइंट को हम ले रहे हैं M और ये N पॉइंट जहां पर हमारा लगने वाला। तो आप कहोगे कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है, अगर ये थीटा एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो आप कह सकते हो वर्टिकल डिस्टेंस हमें ये फाइंड करना है पहली बार। तो हम M N एंड P मान लेते हैं। तो जो PM होगा, जो PM लेंथ होगा उसे देख लेते हैं। तो PM विल बी PM लेंथ या वर्टिकल डिस्टेंस है बायोन्सी का। तो PM हुआ वर्टिकल थीटा के सामने का वर्टिकल लेंथ डिवाइडेड बाय OM इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं और PM इज इक्वल टू लिख सकते हैं OM साइन थीटा। देख लीजिए, अगर समझ में आ रहा हो तो समझ में। साइन थीटा इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ये छोटे से ट्रायंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर हुआ PM बाय हाइपोटेनस OM। तो हम लिख सकते हैं PM इज इक्वल टू OM साइन थीटा। यह हमारा हुआ पोजीशन जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बायोन्सी फोर्स। अब अगर हम देखें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेट क्या होगा, जैसे ये, तो इस ट्रायंगल में अगर डील करें, तो इस ट्रायंगल में डील किया जाए तो फोर्स के बारे में देखें तो हमारा हो सकता है यह जो लेंथ है पीक है Q कर सकते हैं, QN बाय ON is equal to sin theta and QN will be equal to ON sin theta। यह है हमारा परपेंडिकुलर लेंथ जहां से हमारा फोर्स लगने वाला, वेट ऑफ प्लैंक लगने वाला। इन डिटेल को थोड़ा गौर से हम एक बार में फाइनल लिस्टिंग कर ले ताकि हमें सॉल्यूशन के लिए बताने में कोई समस्या ना हो। देखते हैं हमारा बायोन्सी के लिए, बायोन्सी फोर्स की जो पोजीशन आई, बायोन्सी जो आया उसकी जो पोजीशन परपेंडिकुलर पोजीशन रहा, परपेंडिकुलर पोजीशन है परपेंडिकुलर पोजीशन जो आ रहा है वो आ रहा है OM साइन थीटा। ठीक है, OM कुछ और नहीं, यह है L/2 cos थीटा। तो हम इसे प्रॉपर वे में लिख ले ताकि हमें आगे के सॉल्यूशन के लिए दिक्कत ना हो। L/2 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, हमारे वेट की पोजीशन कितनी कहाँ आ रही है, तो वेट की पोजीशन आ रही है W की जो परपेंडिकुलर पोजीशन है वह है ON साइन थीटा, और ON क्या है, तो ON अपना पूरे लेंथ का हाफ है, क्योंकि देख लो भाई यह प्लैंक का पूरा लेंथ है और ये प्लैंक का पूरा लेंथ आपने बोला था कि 12 है, तो इसी का हाफ है, तो इसका मतलब कि यह है L। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। ON हो गया L, ON हुआ प्लैंक का लेंथ का हाफ, पूरा प्लैंक का हाफ, क्योंकि सेंटर से ही वेट लगने वाला है, तो यह हुआ L साइन थीटा। अब थोड़ा सा बताओ, फिर से हम एवरीडी बना करके आपको दिखा दे ताकि अपना सॉल्यूशन समझ में आए। अब ये देखिए, तो इस प्लैंक पर दो फोर्स जो लग रहे हैं उसमें बायोन्सी कह रहा है कि हम अपवर्ड लग रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो वेट है वो कह रहा है कि हम डाउनवर्ड लग रहे हैं। हमारे पास हिंज इस पॉइंट पर है, सारे डिस्टेंस वगैरह परपेंडिकुलर मालूम है, तो यह कहेगा कि यह हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहेंगे और यह फोर्स कहेगा कि यह फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है और यह क्लॉकवाइज। अगर हम कह रहे हैं कि यह इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यह दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, मतलब टोटल टाउ इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की,
ठीक है। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं कि इस हिसाब से टोटल टाउ, मतलब कि हम कह सकते हैं बायोंसी के द्वारा जो टाउ हुआ, बायोंसी फोर्स इनटू पोजीशन ऑफ बायोंसी, तो हम कह सकते हैं बी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा साइन थीटा विल इक्वल टू, वेट देख लेते हैं। तो वेट हमारा कितना आया है, वेट यस, वेट ऑफ वुडन फिश 10,000 LS, यस, ये दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। तो वेट विल बी 10,000 LS, या वेट इनटू वेट की पोजीशन क्या लिखा है, तो वेट की पोजीशन को देख लेते हैं, वो परपेंडिकुलर पोजीशन L sin थीटा, ठीक है। तो इनटू L sin थीटा, आप समझ लीजिएगा क्या यूज कर रहे हैं हम, ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर पोजीशन, जो टाउ बताएगा। तो इसके द्वारा जो टॉर्क हुआ और इसके द्वारा जो यहाँ पर भी फोर्स बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो टॉर्क हुआ, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें खुद ब खुद थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। सॉल्यूशन देखते हैं। साइन थीटा कट गया, जस्ट चेक कोई वैल्यू, अच्छा ठीक है। साइन थीटा कट गया, एल से एल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बायोंसी की वैल्यूज डालना जरूरी है, तो वो 10,000 LS बाई कॉस थीटा ऑलरेडी है, तो हम डाल रहे हैं 10,000 LS बाई कॉस थीटा, और इधर बच रहा है अपना नीचे में 1/2 कॉस थीटा ऑलरेडी एक और है, इज इक्वल टू 10,000 LS 10,000 सब कुछ कट गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1/2, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सारी तरफ का सब कुछ कट चुके हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल दिख रहा है सिंपल है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए बड़े प्रॉब्लम्स के लिए हम आपको बोलेंगे पार्ट बाय पार्ट वीडियोस के बैक जा करके रोक करके हर पार्ट को पहले नोट डाउन करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कहाँ पर क्या अप्रोच किया। क्लियर, चूंकि यहाँ पर बोल रहा है किसी एंगल के रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को ना सोच करके रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचना था, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में हम सोचे तो टाउ नेट टाउ 0 आना चाहिए। टॉर्क जो होता है, अगर कोई बच्चे रोटेशनल डायनामिक्स को ना पढ़े तो बता दे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो करता है। अब क्या है कि जैसे ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, अगर हमने फोर्स लगाया तो यह फोर्स क्या कर रहा है कि इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इससे डायरेक्शन सेंस लेते हैं, जैसे कि यह आपके अनुसार जो बात किया जाए तो आपके अनुसार ये काउंटर क्लॉकवाइज रहा, ठीक है। और अगर बात करें कि फोर्स अगर इस तरह से लगे तो यह इसे आपके अनुसार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। तो एक ही पॉइंट है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन के कारण इसे क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज सेंस दिया जाता है, ठीक है। और हम टावर 0 के अनुसार बायोंसी हमारे ऊपर लग रहा था तो वो उसे एक अलग डायरेक्शन में मूव करा रहा था, फोर्स नीचे लग रहा था तो वो अलग डायरेक्शन, और हमने टाव को नेट टाव 0 करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। एक बार खुद से अटेम्प्ट ले, प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर छोटे छोटे पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व किया, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ा जाता है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।